बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, नोट कर लेना है। द फिनोमेना इन विच एक्स रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आई इज स्कैटर्ड बाय लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्ड photon has wavelength lambda s greater than the original wavelength lambda s is greater than lambda I incident photon is called Compton effect। सिंपल से एक हमारे पास बेटा ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर नॉट टाइटली बाउंड। इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड। जो किसी भी मेटल के एटम के आउटर शेल में होते हैं वो लूजली बाउंड है। उनसे जब कोई फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन, एक्स रे फोटोन जो है स्ट्राइक करता है, एक्स रे फोटोन उससे स्ट्राइक करता है, इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अगर इसकी इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा आई है तो ये स्कैटर होने के बाद इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर होता है, ये भी स्कैटर होता है। तो ये स्कैटर होने के बाद इसकी वेवलेंथ लैम्डा एस यानी वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग, ये वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि लैम्डा स्कैटर वेवलेंथ ग्रेटर होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। स्कैटर वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती है, ये ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ एक्स रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाने के बाद ये कंफर्म हो गया कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल पे मुश्तमिल हैं। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ एक्स रेज को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, तो एक्स रेज बतौर पार्टिकल एक आया और इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो रिलेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, E इज इक्वल टू एच एफ, या ये एच सी ओवर लैम्डा, एफ होता है सी ओवर लैम्डा। अगर ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कुछ पार्ट अपनी एनर्जी का, यो इतनी एनर्जी ले कि ये इंसिडेंट फोटोन आ रहा था, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी कि ई और लैम्डा इस इक्वेशन के मुताबिक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। अगर एनर्जी डिक्रीज़ होती है, अगर ये एक्स रेज वाकई एक फोटोन है, एक पार्टिकल है और बतौर पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है और अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, तो इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो इसकी स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यही चीज़ कॉम्पटन ने ऑब्जर्व की और ये मज़ीद कन्फर्मेशन है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, इनकी नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है। तो ये डायग्राम आपको, ये इंसिडेंट फोटोन, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की और ये स्कैटर हो गया। अगर ये इंसिडेंट फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता तो ये स्कैटर नहीं होता और इसकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आती। इसने अपनी एनर्जी जब ट्रांसफ़र की, इसको हमने पार्टिकल कंसिडर किया, एज ए फोटोन कंसिडर किया। तो जब ये दो पार्टिकल कोलाइड हुए, तो जब भी दो पार्टिकल कोलाइड होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र तो होता है। तो इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की, इसकी अपनी एनर्जी कम हुई, इलेक्ट्रॉन तो पहले रेस्ट पे था, इसकी फोटोन की एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम, वेवलेंथ बड़ी, स्कैटर हो गया। तो वो कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि इंसिडेंट वेवलेंथ से स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है। उसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चूँकि ट्रांसफ़र की है। तो ये फिनोमेना कंफर्म करता है कि एक्स रेज भी पार्टिकल पे मुश्तमिल हैं, एक्स रेज भी फोटॉन्स हैं। तो यहाँ से इसको स्टडी करते हैं बच्चों।
Compton studies the scattering of X-rays by loosely bound electron from a graphite target. ग्रेफाइट टारगेट पे उसने फोटॉन की बीम फेंकी। उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम तो सिंपल एक सिंगल फोटॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनालिसिस कर रहे हैं। वो हायर लेवल की एनालिसिस है कि नंबर ऑफ फोटॉन ही थ्रोड ऑन द ग्रेफाइट टारगेट। ग्रेफाइट टारगेट से वो फोटॉन डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हुए, उनको स्टडी किया गया। बहरहाल हम इतना यह जानते हैं कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था ग्रेफाइट टारगेट में। ही ऑब्जर्व दैट लैम्डा एस इज़ ग्रेटर देन लैम्डा आई। लैम्डा एस स्कैटर्ड वेवलेंथ ग्रेटर देन लैम्डा आई इंसिडेंट वेवलेंथ। ही सजेस्टेड दैट इस ऑब्जर्वेशन, अच्छा उसने ऑब्जर्व क्या किया कि स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा एस ग्रेटर इंसिडेंट वेवलेंथ। तो ही सजेस्टेड दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। उसने सजेस्ट किया इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्सपेरिमेंट। तो कॉम्पटन ने ये नोट किया कि स्कैटर्ड वेवलेंथ ग्रेटर देन लैम्डा इंसिडेंट। उसका मतलब है कि उसने एक्स रेज को फोटॉन ट्रीट किया। ही सजेस्टेड दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड दे कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक बिलियर्ड बार्ड। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, डेफिनेटली फोटॉन भी पार्टिकल है। फोटॉन्स एक्सरे जो हैं वो फोटॉन्स हैं, वो भी पार्टिकल हैं। और इनका कोलिजन इस तरह हुआ कि जिस तरह के दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उनका मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है आपस में। इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, यानी ये तो रेस्ट पे था, फोटॉन मूव करता हुआ आया, एनर्जी लेके आया E बराबर HF। इसने कुछ पार्ट एनर्जी का अपना ट्रांसफ़र किया इस इलेक्ट्रॉन को और ख़ुद स्कैटर हो गया, एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो ये कॉम्पटन ने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स एंड दे कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक बिलियर्ड बॉल। जिस तरह दो बिलियर्ड बॉल हैं, आपको पता है बिलियर्ड बॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, एक्स रेज भी पार्टिकल है, जिसको फोटॉन का नाम दिया गया। इनका कोलिजन एज ए पार्टिकल कोलिजन उसने ट्रीट किया और उसने एक रिलेशन डेवलप किया जो हमने डायरेक्ट लिखना है, हमारी बुक में भी, हमारे सिलेबस में भी डायरेक्ट है, उसको ड्राइव नहीं करना। When a photon collides with an electron, then a part of energy and momentum of photon is transferred to the electron. ये बात मैं बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम का कुछ हिस्सा उसको ट्रांसफ़र कर देता है। बाई अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ही ड्राइव्ड, यानी कॉम्पटन ने ड्राइव्ड किया है रिलेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ, कि वेवलेंथ में चेंज कितनी आई है। अब लिखो चेंज इन फाइनल वेवलेंथ, बेटा जी लैम्डा एस माइनस इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा आई, तो ये होगा डेल्टा लैम्डा। ये हम बग़ैर कैलकुलेशन के ड्राइव किए बग़ैर लिख रहे हैं, उसने ड्राइव किया था हमारे सिलेबस में, चूँकि इतना ही है। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आई है जो कॉम्पटन ने ऑब्ज़र्व की, उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। कि जो एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसने स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा देखी इंसिडेंट वेवलेंथ से, और उनमें जो डिफरेंस आया डेल्टा लैम्डा, उसको कॉम्पटन शिफ्ट कहा गया। और कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा लैम्डा H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। m0 ये रेस्ट मैस है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पार्टिकल रेस्ट पे भी हो तब भी उसके पास एनर्जी होती है, मैस होता है, आप सबको पता। उसको जो रेस्ट पे हो पार्टिकल, उसको रेस्ट मैस कहते हैं। m0 इलेक्ट्रॉन का, c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। m0 रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी टर्म H/m0c जो है, इसकी अगर हम डायमेंशन फाइंड करें तो इसकी डायमेंशन लेंथ की इक्वल आती है। इसका मतलब ये भी वेवलेंथ है और इस वेवलेंथ को बेटा जी कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम दिया गया। इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, H/m0c की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें,
एच की वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम नॉट इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मैस है 9.1 10⁻31 kg। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये काउंटर वेरीफाई आप कर सकते हैं कैलकुलेटर से। जब इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास जो ये कॉम्पटन वेवलेंथ आई उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आई 2.43 10⁻12 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू होगी। करेक्ट पे आपने टिक करना होगा बच्चों, इसको याद करना है। कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू है H/m0c टर्म को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं और उसकी वैल्यू जो आई है 2.43 10⁻12। तो इस फार्मूले में अगर एक्स रेज़ का ये स्कैटरिंग एंगल 90 का हो, एक्स रेज़ फोटोन जो है 90 पे स्कैटर्ड हुआ हो, जहाँ पे थीटा 90 पुट करें, सबको पता है cos 90 0 होता है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तब चेंज इन वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाती है। ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है। व्हाट एंगल ऑफ स्कैटरिंग दी स्कैटर्ड वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये आपने याद रखना है कि जब एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 होगा तो डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होगा, कॉम्पटन शिफ्ट के इक्वल होगा। तो ये आर्टिकल जहाँ पे सम अप होता है, इतना ही हमारा सिलेबस है। उसके बाद दो छोटे छोटे आर्टिकल और भी हैं। एक अगला आर्टिकल है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल और रेडिएशन की इंटरेक्शन हो रही है। पार्टिकल और रेडिएशन की इंटरेक्शन होती है। इसमें हमारे पास बेटा एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस पे गैमा रे फोटोन जब स्ट्राइक करता है तो गैमा रे फोटोन खुद गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और इस न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एक पॉजिट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल है, मैस भी इक्वल है, उसका एंटाई पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। फिर सुन लें कि न्यूक्लियस हैवी मेटल का, उससे गैमा रे फोटोन, ये एक्स रे से भी ज़्यादा एनर्जी रखने वाला फोटोन है। जब ये स्ट्राइक करता है खुद ये डिसअपीयर हो जाता है और आउटपुट पे एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। तो पेयर जनरेट होता है। यानी गैमा रेस जब हैवी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, टकराता है, तो खुद डिसअपीयर हो जाता है गैमा रे फोटोन और हमें क्या मिलता है? पेयर मिलता है। दो पार्टिकल, एक पार्टिकल एक उसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर मिलता है विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा इसको यहाँ से पढ़ते हैं। द फिनोमेना इन विच गैमा रे फोटोन इंटरेक्ट्स विद द न्यूक्लियस ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल के न्यूक्लियस से टकराता है एंड डिसइंटीग्रेट्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। खुद डिसअपीयर हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट हुए। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। यानी किसी हैवी न्यूक्लियस, हैवी मेटल के न्यूक्लियस से गैमा रे फोटोन की इंटरेक्शन, किसी हैवी न्यूक्लियस से गैमा रे फोटोन का टकराना, और जब टकराता है तो उससे टू पेयर जनरेट होते हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बेटा ये फिनोमेना होने के लिए कंडीशन क्या है? ये फिनोमेना होगा कब? जब इस फोटोन की एनर्जी इन दो पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी, रेस्ट मैस एनर्जी से ज़्यादा हो। अगर ये पार्टिकल इतनी एनर्जी नहीं रखता जितनी इनकी रेस्ट मैस एनर्जी है, तो ये एक्सरे फोटोन पेयर प्रोडक्शन करवा ही नहीं सकता। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी क्या है, पॉजिट्रॉन की दोनों की बराबर है।
तो दोनों की मिला के कितनी, उतनी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की होनी चाहिए, तभी ये पेयर प्रोडक्शन, उतनी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी m0c², m0 उनका मास है, c² से मल्टीप्लाई किया, और जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। अब दोनों की एनर्जी टोटल मिला के 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 × 0.51, तो ये आया बेटा जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो पार्टिकल पेयर प्रोडक्शन में क्रिएट हुए, जनरेट हुए, इनकी रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी इस फोटोन की होनी चाहिए मिनिमम, या इससे ज़्यादा, तभी पेयर प्रोडक्शन हो सके, कि अदरवाइज पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। ये आप नोट कर लें, ठीक है ना। द इंसिडेंट फोटोन मस्ट हैव एनर्जी दिस और ग्रेटर देन दिस वैल्यू 1.02। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए किसी फोटोन को मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इतनी एनर्जी होगी पेयर प्रोडक्शन हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगी तब भी हो जाएगी, कम होगी पेयर प्रोडक्शन होगी ही नहीं। तो एनर्जी इक्वेशन क्या है, HF एनर्जी ऑफ इंसिडेंट गैमा रेज। ये खर्च कहाँ होती है, कन्वर्ट कहाँ होती है, 2m0c², इनकी रेस्ट एनर्जीज़ में, इनको जनरेट करने में। और जो अगर एनर्जी ज़्यादा हो फिर ये कैनेटिक एनर्जी ऑफ कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी, कुछ कैनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की बन जाएगी। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि ये दोनों पार्टिकल जब पेयर प्रोडक्शन में जनरेट होते हैं तो दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं कि इनका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। अगला, ये छोटा सा टॉपिक था आपको बताया। अगला हमारा टॉपिक है इनहिलेशन ऑफ मैटर। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या था कि गैमा रे फोटोन हैवी मेटल के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर जनरेट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते, एक दूसरे से टकराते, टकरा के फना हो जाते, और 2 गैमा रे फोटोन निकलते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। एक गैमा रे फोटोन ये है बेटा, एक गैमा रे फोटोन ये है। ये रिवर्स प्रोसेस है इसका। इसमें यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन कम क्लोज टू ईच अदर दे इनहिलेट ईच अदर। एक दूसरे को बर्बाद कर ख़त्म कर देते, वैनिश कर देते। एंड 2 गैमा रे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये आपस में एक दूसरे से टकरा के वैनिश हो गए, ख़त्म, इनहिलेट हो गए, ख़त्म हो गए, और आउटपुट पे 2 गैमा रे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। ये रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। यानी इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन गैमा रे, 2 गैमा रेज जो है वो पैदा होगी। इसमें बेटा वही है कि ईच फोटॉन हैज़ एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनकी रेस्ट मास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी में आधी इसको मिलेगी 0.51, आधी इस फोटॉन को मिलेगी 0.51। तो ईच फोटॉन जो पैदा हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी HF एक फोटॉन गैमा रे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और फिर वही बात कि ये दोनों फोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे होंगे कि इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम एनर्जी। इसमें चार्ज, हर चीज़ें, मैथ, सारी चीज़ें कंजर्व हैं, कोई भी फिजिक्स का लॉ वायलेट नहीं होता।
तो लास्ट लाइन है, इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम फोटॉन प्रोड्यूस्ड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो फोटॉन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।